वंदे मातरम। रविवार ये फेसबुक लाइव शो में उदय मन्ना उपस्थित हो गया है आज 6 दिसंबर 2020 सायं 7 बजे। जैसा कि आप जानते हैं कि फेसबुक लाइव जो 102वां एपिसोड हुआ था उसके बाद अब हम लोग वीकली यानी रविवार ये संडे को ये कर रहे हैं और आरजेएस फैमिली भी अब फेसबुक लाइव करेंगे आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के पेज पे। और वो धीरे धीरे सकारात्मक भारत आंदोलन की 5वीं वर्षगांठ श्रृंखला के अंतर्गत ये सारी सकारात्मक ऊर्जा पूरे देश में फैलाने की एक कोशिश है, एक प्रयास है। और इस प्रयास में आप सबका योगदान जो है वो नमनीय है, वंदनीय है और आभार भी व्यक्त करते हैं कि 6 दिसंबर 2020 के फेसबुक लाइव में आप जुड़ रहे हैं। और आइए आज की जो महत्वपूर्ण तिथि है उसमें आप जानते हैं कि आज महापरिनिर्वाण दिवस है भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। और अंबेडकर जी की पर विशेष जो बातचीत होगी वो बहुत ही ज्ञानवर्धक भी होगी और प्रेरक भी होगी कि भारत में ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के लिए दिया है और तभी हम लोग उन्हें चर्चा भी करते हैं। पहले कानून मंत्री भी थे। इसमें अर्जुन पंडित जो आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंटकर्ता रिंकल शर्मा जी के सुपुत्र हैं, तो आज उन्होंने भी वीडियो भेजा है और भी तमाम लोगों ने भेजा है। दिनेश यादव जी पत्रकार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए शुरुआत करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि 6 दिसंबर के उपलक्ष्य में एक छोटी सी वीडियो है और वो शेयर करते हैं। आप जानते हैं कि हम लोग फेसबुक पे या जो व्हाट्सएप ग्रुप जो आरजेएस के 19 ग्रुप हैं उसमें से हम लोग चीज़ों को शेयर करते हैं। तो आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर ये शेयर कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली, रात के 12 बजे थे। रात का सन्नाटा और अचानक दिल्ली, मुंबई, नागपुर में चारों ओर फोन की घंटियां बज उठी। राजभवन मौन था, संसद मौन थी, राष्ट्रपति भवन मौन था। हर कोई कश्मकश में था। शायद कोई बड़ा हादसा हुआ था या किसी बड़े हादसे या आपदा से कम नहीं था। कोई अचानक हमें छोड़कर चला गया था जिसके जाने से करोड़ों लोग दुख भरे आंसुओं से विलाप कर रहे थे। देखते ही देखते मुंबई की सारी सड़कें भीड़ से भर गई। पैर रखने की भी जगह नहीं बची थी मुंबई की सड़कों पर, क्योंकि पार्थिव शरीर मुंबई लाया जाना था और अंतिम संस्कार भी मुंबई में ही होना था। नागपुर, कानपुर, दिल्ली, चेन्नई, मद्रास, बेंगलोर, पुणे, नासिक और पूरे देश से मुंबई आने वाली रेलगाड़ी और बसों में बैठने को जगह नहीं थी। सब जल्द से जल्द मुंबई पहुंचना चाहते थे और देखते ही देखते अरब सागर वाली मुंबई जन सागर से भर गई। कौन था यह शख्स जिसके अंतिम दर्शन की लालसा में जन सैलाब रोते बिलखते मुंबई की ओर बढ़ रहा था। देश में यह पहला प्रसंग था जब बड़े बुजुर्ग छोटे छोटे बच्चों जैसे छाती पीट पीट कर रो रहे थे। महिलाएं आक्रोश कर रही थी और कह रही थी, मेरे पिता चले गए, अब कौन है हमारा यहाँ। चंदन की चिता पर जब उसे रखा गया तो लाखों दिल रुदन से जल रहे थे। अरब सागर अपनी लहरों के साथ किनारों पर थपकता और लौट जाता, फिर थपकता, फिर लौट जाता। शायद अंतिम दर्शन के लिए वह भी जोर लगा रहा था। चिता जली और करोड़ों लोगों की आंखें बरसने लगी। किसके लिए बरस रही थी ये आंखें? कौन था इन सब का पिता? किसकी जलती चिता को देखकर जल रहे थे करोड़ों दिलों के अग्निकुंड? कौन था यह जो छोड़ गया था इनके दिलों में आंधियां? कौन था वह जिसके नाम मात्र लेने से गरज उठती थी बिजलियां? मन से मस्तिष्क तक दौड़ जाता था ऊर्जा का प्रवाह। कौन था वह शख्स जिसने छीन लिए थे खाली कासे इनके हाथों से और थमा दी थी कलम लिखने के लिए एक नया इतिहास। आंखों में बसा दिए थे नए सपने, ओठों पर सजा दिए थे नए तराने। धमनियों से प्रवाहित किया था स्वाभिमान अभिमान को। दास्यता की जंजीरें तोड़ने के लिए दिया प्रज्ञा का शस्त्र। चिता जल रही थी अरब सागर के किनारे और देश के हर गांव के किनारे में जल रहा था एक स्मशान। हर एक शख्स की आंखों में और दिल में भी जो नहीं पहुंच सका था अरब सागर के किनारे, एक टक देख रहा था वह उसकी प्रतिमा या गांव के उस झंडे को जिसमें नीला चक्र लहरा रहा था। क्या बैठा था भूख प्यास भूल कर अपने समूह के साथ उस जगह जिसे वो बुद्ध विहार कहता था।
क्यों गांव शहर में सारे समूह भूखे प्यासे बैठे थे उसकी चिता की आग ठंडी होने का इंतजार करते हुए। कौन सी आग थी जो वह लगाकर चला गया था? क्या विद्रोह की आग थी या थी वह संघर्ष की आग? भूखे नंगे बदनों को कपड़ों से ढकने की थी आग? असमानता की धज्जियां उड़ाकर समानता प्रस्थापित करने की आग? चौदार तालाब पर जलाई हुई आग अब बुझने का नाम नहीं ले रही थी। धू धू जलती मनुस्मृति धुएं के साथ खत्म हुई थी। क्या यह वह आग थी जो जलाकर चला गया था? वह सारे ज्ञानपीठ, स्कूल, कॉलेज मरुभूमि जैसे लग रहे थे। युवा युवतियों की कलकलाहट आज मौन थी। जिन्होंने हाथ में कलम थमाई, शिक्षा का महत्व समझाया, जीने का मकसद दिया, राष्ट्र प्रेम की ओतप्रोत भावना जगाई, वह युगंधर, वह प्रज्ञा सूर्य काल के कपाल से ढल गया था। जिस प्रज्ञा तेज ने चेहरे पर रोशनियां बखेरी थी, क्या वह अंधेरे में गुम हो रहा था? बड़ी अजीब कश्मकश थी। भारत का महान पत्रकार, अर्थशास्त्री, दूरदृष्टा क्या दृष्टि से ओझल हो जाएगा? सारे मिलों पर ऐसा लग रहा था जैसे हड़ताल चल रही हो। सुबह शाम आवाज देकर जगाने वाली धुआं भरी चिमनियां भी आज चुपचाप थी। खेतों में हल नहीं चला पाया किसान। क्यों? सारे ऑफिस, सारे कोर्ट, सारी कचहरियां सूनी हो गई, जैसे सुना हो जाता है बेटी के विदा होने के बाद बाप का आंगन। सारे खेतीहर मजदूर, किसान असमंजस में थे। ये क्या हुआ? उनके सिर का छत्र छीन गया। वह जो चंदन की चिता पर जल रहा है, उसने ही तो जलाई थी जबरान जोत। मजदूर आंदोलन का वही तो था आधुनिक भारत में मसीहा। सारी मिलों पर होती थी जो हड़तालें, आंदोलन अपने अधिकारों के लिए, उसकी प्रेरणा भी तो वही था जिसने मजदूरों को अपना स्वतंत्र पक्ष दिया और संविधान में लिख दी वह सभी बातें जिन्होंने किसानों, खेतीहारों, मजदूरों के जीवन में खुशियां बखेरी थी। इधर नागपुर की दीक्षा भूमि पर मातम पसरा था। लोगों की चीखें सुनाई दे रही थी, बाबा चले गए, हमारे बाबा चले गए। आधुनिक भारत का वह सपुत्र जिसने भारत में लोकतंत्र का बीजारोपण किया था, जिसने भारत के संविधान को रचकर भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया था, हर नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया था, वोट देने का अधिकार देकर देश का मालिक बनाया था। क्या सचमुच वह शख्स नहीं रहा? कोई भी विश्वास करने को तैयार नहीं था। लोग कह रहे थे, अभी तो यहाँ बाबा की सफेद गाड़ी रुकी थी, बाबा गाड़ी से उतरे थे सफेद पोशाक में, देखो अभी तो बाबा ने पंचशील दिए थे। 22 प्रतिज्ञाओं की गूंज अभी आसमान में ही तो गूंज रही थी। वो गूंज शांत होने से पहले बाबा शांत नहीं हो सकते। भारत के इतिहास ने नई करवट ली थी। जनसैलाब मुंबई की सड़कों पर बह रहा था। भारतीय संस्कृति में तुच्छ कहलाने वाली नारी, जिसे हिंदू कोड बिल का सहारा बाबा ने देना चाहा और फिर संविधान में उसके हक आरक्षित किए, ऐसी माँ बहनें लाखों की तादाद में स्मशान भूमि पर थी। यह भारतीय सड़ी गली धर्म परंपराओं के मुंह पर एक जोरदार तमाचा था, क्योंकि जिन महिलाओं को स्मशान जाने का जी हाँ, तो इस तरह से आपने बाबा साहब आम्बेडकर पे एक छोटी सी प्रस्तुति देखी और आगज की तरफ से ये प्रस्तुति थी। उदय मन्ना फेसबुक लाइव में 6 दिसंबर को ये प्रस्तुत की गई है। बाबा साहब के बारे में आप लोग भी जो जुड़े हुए हैं वो लिख सकते हैं, ये श्रद्धांजलि के लिए लिख सकते हैं। हम लोग वंदे मातरम या जय हिंद जो आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं वो लोग नमस्ते, वंदे मातरम, नमस्ते, जय हिंद, इस तरह की बातें कर देने से ठीक रहता है। देवेंद्र सिंह तोमर जी, आप आरजेएस फैमिली में हैं, पत्रकार हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आकांक्षा जी धन्यवाद, दिल्ली से हैं आप लोग। सुमन कुमारी जी देख रही हैं, सुमन कुमारी जी आप को धन्यवाद करते हैं कि आप फेसबुक लाइव में जुड़ी हैं। आप अपना संबोधन दे सकती हैं या अम्बेडकर साहब पे जो श्रद्धांजलि के शब्द हैं, 2 शब्द आप ये संदेश पहुंच सकता है आपका। और रिंकल शर्मा बहन जी वंदे मातरम आपने लिखा है। दिनेश यादव जी सबसे पहले जुड़े थे। दिनेश यादव जी आप अपना संबोधन दे सकते हैं, श्रद्धांजलि में कुछ कह सकते हैं। आज हरीश कुमार शर्मा जी जो टीचर हैं दिल्ली से, वो वंदे मातरम लिख रहे हैं। तो इस तरह से जो आपके कमेंट्स आते हैं वो यहाँ पर दर्ज हो जाते हैं। तो इस तरह से आप जानते हैं कि बाबा साहब को लेकर काफ़ी लोग जो हैं वो अपने अपने विचार दे सकते हैं। यहाँ पे कमेंट बॉक्स आपके पास है। और बाबा साहब पे आरजेएस का भी राष्ट्रीय सम्मान घोषित हो गया है, तो वो आपको दिखाना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग अपने पूर्वजों की स्मृति में महापुरुषों के नाम का अवार्ड जो है वो 2021 में देने जा रहे हैं। तो आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए लोग जो हैं वो इस अवार्ड को घोषित कर रहे हैं। जैसे कि श्री नथुलाल मेश्राम सेवानिवृत्त आर्मी से हैं और उन्होंने श्रीमती शकुंतला मेश्राम अपनी धर्मपत्नी
उमरी कटंगी बालाघाट मध्य प्रदेश। तो ये भेंट करता है भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के नाम पे 2021 का RJS राष्ट्रीय सम्मान भेंट करेंगे। तो इस तरह से हम लोग अपने पूर्वजों और महापुरुषों के नाम पे भी वो कर रहे हैं। तो ये अवार्ड जो है ये घोषित हो चुका है भारत के संविधान निर्माता के नाम पर, और हम लोग इसकी चर्चा भी लगातार करते हैं। जो महापुरुष होते हैं उनके साथ वो पूर्वज जो हैं उनकी भी चर्चा करते हैं। वहीं पे आपको बता दें रिंकल शर्मा बहन जुड़ी हुई हैं और उन्होंने भी जो अवार्ड घोषित किया है वो आपको रूबरू कराते हैं। रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम पे रिंकल शर्मा लेखिका पत्रकार हैं, RJS फैमिली से जुड़ी हुई हैं, और दिनेश चंद्र शर्मा जी के नाम से उनके स्मृति में ये अवार्ड रामधारी सिंह दिनकर के नाम पे है। RJS का राष्ट्रीय सम्मान 2021 है। और इस तरह से जो पूर्वज हैं उनको भी हम लोग ला रहे हैं अपने नेटवर्क में, और एक परिवार को जोड़ने का जो ये अभियान है, एक अनूठी पहल है। भारत में RJS जो राम जानकी संस्थान है इसने ये पहल शुरू की है, और तमाम राज्यों के भेंटकर्ता जो हैं वो अपने अपने पूर्वजों की स्मृति में महापुरुषों के नाम का अवार्ड घोषित कर रहे हैं। उससे जब बच्चों के सामने ये चीज़ें जा रही हैं तो बच्चे अपने परिवार के बारे में भी जानते हैं। जैसे आप अपने बच्चों से पूछ सकते हैं कि उनके दादा नाना नानी उनके क्या नाम है, बुआ का नाम, फूफा का नाम, मौसा का नाम। तो ये सब क्लोज रिश्ते होते हैं, तो इनका नाम जानना बहुत ज़रूरी है। तभी बच्चा जुड़ पाएगा अपने सगे संबंधियों से, वो जान पाएगा, उसका इंटरेस्ट जो है वो, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली में पहले संयुक्त परिवार होता था तो ये समस्या नहीं होती थी। फिर ये महापुरुषों के नाम पे जब अवार्ड दिया जाता है तो कहीं ना कहीं बच्चा वो प्रेरित होता है। तो आपको एक ऐसे बच्चे से ही शुरुआत करते हैं कि अर्जुन पंडित ने किस तरह से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है और किस तरह से बाबा साहब को वो श्रद्धांजलि दे रहा है। तो देव आशीष जी, आप लोग यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। बाबा साहब को जैसे विजय लक्ष्मी बहन ने वंदे मातरम लिखा है तो आप अपना संबोधन कर सकते हैं। वैसे RJS फैमिली में जो जुड़े हुए हैं वो वंदे मातरम से अभिवादन भी करते हैं, वंदे मातरम नमस्ते, कोई भी अपना संबोधन आप वंदे मातरम वालेकुम सलाम या जय हिंद वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, ये ऐसा कर सकते हैं, कोई ये नहीं है। लेकिन कोई ना कोई संबोधन आप जरूर दें। बाबा साहब को श्रद्धांजलि देते हुए 2 शब्द आप लिख सकते हैं। डॉक्टर नरेंद्र टेसर जी जुड़े हुए हैं, जय हिंद आप सभी को। तो आइए अर्जुन पंडित से आपको मिलवाते हैं, क्योंकि RJS जो सकारात्मक भारत आंदोलन की 5वीं वर्षगांठ पे ये अनूठी परंपरा न केवल अवार्ड के रूप में बच्चों तक पहुंचाया जा रहा है बल्कि उन बच्चों की वीडियो को भी शेयर किया जा रहा है। तो उन वीडियो से और बच्चे जो देखते हैं वो लोग प्रेरित होते हैं। तो इस बच्चे के अर्जुन पंडित नाम है, रिंकल शर्मा जो RJS के राष्ट्रीय सम्मान की भेंट करता है, उनका सुपुत्र क्या बोलता है। अगर आप इसको शेयर करते हैं इस वीडियो को तो ये वीडियो आपके सगे संबंधियों के बच्चों तक भी पहुंचेगा। हम लोगों का नई पीढ़ी पर बहुत ज्यादा फोकस है, क्योंकि नई पीढ़ी ही भारत का भविष्य होते हैं। तो भविष्य को बनाने की RJS की ये अनूठी पहल जो है वो कैसी है, इस पर कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार RJS परिवार, मेरा नाम अर्जुन पंडित है और आज भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि पर मैं उनके साथ हुआ एक किस्सा आपको सुनाना चाहूंगा। एक बार भीमराव अंबेडकर जी विदेश से यात्रा कर भारत पहुंचे। उन्होंने अच्छा सा सूट पहना था और उनके हाथ में 2 भारी सूटकेस थे। उन्होंने सोचा कि एक तांगा कर लिया जाए, तो उन्होंने एक तांगा किया, तांगे वाले के साथ दाम फिक्स किया और तांगे में बैठ गए और तांगे वाले के साथ वह चल दिए। बीच रास्ते में तांगे वाले और भीमराव अंबेडकर जी के बीच में कुछ बातें हुई। तांगे वाले ने भीमराव अंबेडकर जी से पूछा कि आप कौन सी जाति के हैं। तो भीमराव अंबेडकर जी ने बोला कि मैं माहर जाति का हूँ। तांगे वाला थोड़ा आश्चर्य से बोला, आप सच सच बताइए आप कौन सी जाति के हैं। तो भीमराव अंबेडकर जी ने बोला मैं माहर जाति का हूँ। तांगे वाला गुस्सा हो गया, उसने बोला आप तो अछूत हैं, आप तो अछूत जाति के हैं, आप मेरे तांगे में कैसे बैठ गए, आपकी वजह से मेरा तांगा अपवित्र हो गया, आप बीच रास्ते में अब आप उतर जाइए, मैंने तो आपका सूट वूट देखकर धोखा खा गया। अब भीमराव अंबेडकर जी ने सोचा कि बीच रास्ते में कैसे उतरा जाए और उनके हाथ में 2 बड़े सूटकेस भी थे।
तो उन्होंने तांगे वाले से बोला कि भाई आप दुगने पैसे ले लो, आप मुझे मेरे घर छोड़ दो। तांगे वाले ने बोला ठीक है, पर एक शर्त है, अब मैं पीछे बैठूंगा और तुम तांगा चलाओगे क्योंकि तुम अछूत हो। अब भीमराव अम्बेडकर जी क्या करते, तो उन्होंने हाँ कह दिया। तो पूरे रास्ते अब भीमराव जी तांगा चला रहे थे और तांगे वाला पीछे बैठा था। भीमराव जी अपने घर पहुंचे, फिर उन्होंने अपनी पत्नी तांगे वाले को जितने पैसे थे उतने दिए। फिर उन्होंने अपनी पत्नी से जाकर कहा कि मैं विदेश से आ रहा हूँ, उधर लोगों ने मेरा इतना सम्मान किया और यहाँ मेरे खुद के देश में लोग मेरा कैसा अपमान कर रहे हैं। परंतु उनके साथ कई ऐसे हादसे हुए, फिर भी भीमराव जी हमेशा सकारात्मक सोच रखे हुए थे। उनके वो हमेशा पॉजिटिव ही सोचते थे। भीमराव जी की उन्होंने कई प्रयास किए कि अपनी जाति के लोगों को सम्मान दिलाएं और वो इसमें सफल हुए। साथ ही साथ उनकी कई ऐसी टीचिंग्स आज भी हमें प्रेरणा देती है। आज उनकी पुण्यतिथि पर मैं उनको शत शत नमन करता हूँ। धन्यवाद। तो ये अर्जुन पंडित थे और आपने देखा कि बच्चे ने कोई प्रसंग जो है वो उन्होंने जाहिर किया और इस तरह से जो है वो प्रसंग कहीं ना कहीं प्रेरित करेंगे और लोगों को। तो आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं और लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं, जिससे कि इस तरह की चीज़ें जो है बच्चों के मन में भी आए कि देखिए विदेश में जब वो गए थे तो उनके साथ कोई दिक्कत नहीं हुई और बड़ा रिस्पेक्ट मिला, लेकिन भारत में आते ही किस तरह से उनको ये प्रताड़ना झेलनी पड़ी। तो एक बच्चे के विचार से आप अवगत हो गए। तो ये सब संस्कार जो है बच्चों के अंदर जा रहे हैं कि हमारे समाज में जो फैली हुई कुरीतियां हैं उसको हमें दूर करना है। और लोगों ने भी अंबेडकर साहब को श्रद्धांजलि देते हुए, जैसे उत्तम मुखर्जी जी हैं, अभी नए नए आरजेएस से जुड़े हैं और उन्होंने भेजा है महानिर्वाण दिवस पर अंबेडकर को समर्पित, संघर्ष में साथ देंगी रोटियां और किताबें। आप सुनिएगा, बहुत ही प्रेरक है। तुम्हारे पास अगर कुछ भी नहीं है तब भी तुम सरवाइव कर जाओगे। ये उत्तम मुखर्जी का लिखा हुआ ये श्रद्धांजलि के शब्द हैं अंबेडकर जी को समर्पित करते हुए। तुम्हारे पास अगर कुछ भी नहीं है तब भी तुम सरवाइव कर पाओगे, सिर्फ 2 रोटियां हैं और किताबें हैं तो तुम किला फतह कर सकते हो। सिर्फ 2 रोटियां और किताबें हैं तो तुम किला फतह कर सकते हो। रोटियां तुम्हें मरने नहीं देंगी और किताबें जीने की राह आसान कर देंगी। इस तरह से ये प्रेरणा दे रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर। ये बातें संविधान निर्माता डॉक्टर BR अंबेडकर की हैं। उन्होंने लोगों के जेहन में जो विचार डाला उसकी फसल आज लहलहा रही है। उत्तम मुखर्जी, पत्रकार, धनबाद, झारखंड। और तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे संविधान सभा में जगह देने वाले जोगेंद्र मंडल 4थे नंबर के साथ, अंबेडकर 2रे नंबर पर, और भी लोग हैं। डॉक्टर पत्नी शारदा के साथ भी बाबा साहब का फोटो उन्होंने। उत्तम मुखर्जी जो चिराग तले अंधेरा ये पुस्तक लिख रहे हैं और उसी का एक अंश उन्होंने आरजेएस फैमिली से जुड़े हैं, उन्होंने भेजा था। ये डॉक्टर अंबेडकर जी संविधान सभा का वहां से, और ये पत्नी के साथ हैं अंबेडकर साहब का ये फोटो, ये साझा किया उन्होंने। और इसके साथ साथ और लोगों ने भी साझा किया है, तो हम चाहेंगे कि उनकी बातें भी आप लोगों तक पहुंचाई जाएं। और उससे पहले आपको बता दें कि डॉक्टर हरिओम पवार जो कवि हैं, काफ़ी जाने माने राष्ट्रीय कवि हैं, और हरिओम पवार ने क्या लिखा, मन में ये बात आई। तो ये किसान आंदोलन से संबंधित है, तो किसान आंदोलन से संबंधित आगे हम दिखाएंगे। अभी आप नरेश कौशिक जी से मिलिए, जो कि आरजेएस के स्टार हैं, आरजेएस स्टार नरेश कौशिक, जो कि पोस्ट भेजा है उन्होंने। और ये श्रद्धांजलि आज दिया गया है आरजेएस फैमिली द्वारा। आप ये देखिए श्रद्धांजलि। नरेश कौशिक जी का ये पुस्तकालय है, जहां एक बार हरियाणा यात्रा के दरमियान इस पुस्तकालय में बैठने का और जितने महापुरुषों के तस्वीरें हैं वो देखने का सौभाग्य मिला था। तो ये नरेश कौशिक जी की अपने गांव में
आप देख रहे हैं ये पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है, शेल्फ में किताबें हैं और ये अंबेडकर साहब को आज की ही तस्वीर है, ये श्रद्धांजलि दे रहे हैं। छोटी सी उन्होंने वीडियो भी भेजी है, तो मैं चाहूंगा कि उससे भी आप लोग रूबरू हो लीजिए। आज दिनांक 6 दिसंबर को भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस है। बाबा साहेब के कारण ही आज दबा कुचला समाज और सर्व समाज और महिलाएं आज कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही हैं। आज हम शपथ लेते हैं कि बाबा साहेब के दिखाए गए रास्ते पर चलकर अपने समाज की, अपने गांव की, अपने देश की सेवा करेंगे। जी हाँ, तो ये हम लोगों के जो छोटे छोटे आरजेएस फैमिली के प्रयास हैं, वो कहीं ना कहीं अब गांव में इस बात की चर्चा हो रही होगी। तो उन्होंने कुछ टेक्स्ट भी भेजा है नरेश कौशिक जी ने कि आज दिनांक 6/12/2020 को देश के संविधान के शिल्पकार, महान समाज सुधारक एवं विधिवेत्ता, पहले कानून मंत्री थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनकी पुण्यतिथि पर लोकहित पुस्तकालय गांव गोभाना हरियाणा में है, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बाबा साहब के कारण ही आज सर्व समाज की हालत सुधरी है। आज महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही हैं। आज हम शपथ लेते हैं कि बाबा साहेब के दिखाए गए रास्ते पर चलकर अपने समाज, गांव, देश की सेवा करेंगे। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष नरेश कौशिक, समिति महासचिव राजकरण सिंह, कोषाध्यक्ष हरीश कौशिक जी, जय भगवान जी, दीपक जी, राजकुमार जी, विशाल जी, भूपेश कौशिक जी, भोला हंसराज जांगड़ा जी ने विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। तो इस तरह से गुभाना गांव जो है वो हरियाणा में है और वहां पर उस गांव में बाबा साहब को किया गया, श्रद्धांजलि दी गई। तो ये चीजें जो है कहीं ना कहीं प्रेरित करेंगी। जो गांव के बच्चे होंगे उन तक ये जानकारी पहुंचेगी और आप लोग भी ये जानकारी अपने रिश्तेदारों तक तो पहुंचा ही दीजिए, अपने फ्रेंड्स तक, अपने दोस्तों तक। बहुत सारे ग्रुप में आप होते हैं तो आपके पास शेयर बटन भी होता है। एक बटन जो है वो बाबा साहब के बारे में विशेष फेसबुक लाइव है, तो वो वहां पर पहुंच जाएगा। आगे हम चर्चा करेंगे कि बाबा साहब क्या थे और क्यों हमें बाबा साहब को आज ज्यादा से ज्यादा संख्या में याद करना चाहिए। उससे पहले हम आपको दिल्ली निवासी शिक्षक हरीश कुमार शर्मा जी से मिलवाते हैं, जिन्होंने अपने दादाजी स्वर्गीय वसंत लाल शर्मा जी की स्मृति में हरियाणा के लोक कलाकार जो कि सांग और रागिनी गाते थे, और जाने माना नाम है पंडित लक्ष्मी चंद। तो लक्ष्मी चंद जी के नाम का आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान 2021 हरीश शर्मा जो शिक्षक हैं वो भेंट करेंगे। फेसबुक लाइव में जुड़े हुए हैं और विस्तृत जानकारी जो है वो हरीश शर्मा खुद ही देंगे। तो आइए, उन्होंने वीडियो शेयर किया है, तो हरीश कुमार शर्मा जी से जानते हैं। नमस्ते, वंदे मातरम। 6 दिसंबर को भारत संविधान के निर्माता और स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि है। मैं उन्हें उनकी पुण्यतिथि पर नमन करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ। अपनी श्रद्धांजलि आरजेएस संस्थान के माध्यम से उन्हें ज्ञापित करता हूँ। अंबेडकर जी एक बात कहते थे कि जिस धर्म में एक व्यक्ति का महत्व नहीं हो वह धर्म मुझे स्वीकार है। उन्होंने एक व्यक्ति के महत्व पर बड़ा जोर दिया। देश के एक नागरिक पर उन्होंने बड़ा जोर दिया। उन्होंने अपने भाषणों में ये बताया है कि जिस प्रकार मीठे पानी की एक बूंद यदि समुद्र में गिरकर अपना स्वभाव छोड़ देती है, वो मिल जाती है, अपना अस्तित्व खो देती है, ऐसे हमारे देश में नहीं होना चाहिए कि पूरे देश में अच्छाई एक बूंद मात्र की तरह भूल जाए और अपना अस्तित्व खो दे। इसलिए उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि जिस धर्म में एक व्यक्ति का महत्व नहीं वो मुझे स्वीकार है। यानी एक व्यक्ति का महत्व होना चाहिए। तो हम ऐसे महान विचार रखने वाले हमारे भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर अंबेडकर जी की पुण्यतिथि पर एक बार पुनः उनको श्रद्धा सुमन। आरजेएस परिवार के माध्यम से महापुरुषों को याद कर और अपने पूर्वजों को याद कर राष्ट्रीय सम्मान देने की जो अनूठी पहल की गई है, उसी के अंतर्गत
हरियाणा के लोक गायक रागनी दादा लक्ष्मी चंद जी एक महान कलाकार हुए जो स्वांग, राग, रागनियां खूब गाते। उन्हें एक ऐसे रूप में देखा जाता था जब वो मंच पर खड़े होते और दर्शकों से आती अपील की दादा इस पर रागनी सुनाओ, तो वो तुरंत प्रभाव से उस पर अपनी रागनी रखते। तो ऐसे महान कलाकार को याद करते हुए उनकी स्मृति में मैंने राष्ट्रीय सम्मान की घोषणा की, जो आज राज्य संस्थान के माध्यम से उदय मन्ना जी के माध्यम से आप सबको बताया गया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। यहाँ तो ये हरीश कुमार शर्मा जी थे, शिक्षक, दिल्ली में रहते हैं और इन्होंने अपने दादाजी जो कि रहने वाले थे ग्राम डोहर खुर्द, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा, और स्वर्गीय पंडित बसंत लाल शर्मा जी के नाम पे आरजेएस भारत उदय पंडित लक्ष्मी चंद राष्ट्रीय सम्मान 2021 घोषित हो गया है। और इस तरह के जो अपने परिवार को याद करें, ये अपने आप में एक सुपुत्र होने का बहुत बड़ा ये सबूत दे रहे हैं। नरेश कौशिक जी भी जुड़ गए हैं। नरेश कौशिक जी की जानकारी के लिए बता दें, शायद आपने देखा भी होगा कि आप बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आपने ऐसे महापुरुष को अपने गांव गुभाना में इस तरह से श्रद्धांजलि दिया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, उस पुस्तकालय में, वो गांव के लिए चर्चा का विषय बना होगा। तो बहुत ही धन्यवाद। और बाकी तमाम लोग जो जुड़े हैं, विजय लक्ष्मी जी ने भी लिखा है, धन्यवाद। संजय परिहार जी निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। संजय परिहार जी अभी नए नए आरजेएस में जुड़े हैं। देव आशीष जी जुड़े हुए हैं। देव आशीष जी, आप 2 शब्द अगर लिख दें तो शायद अच्छा रहेगा। देवेंद्र सिंह तोमर जी, आप आरजेएस फैमिली में हैं और वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया में भी हैं, दिल्ली टीम में, तो 2 शब्द आप लोग लिख दें यहाँ पर, ताकि वो और लोगों के लिए। सुमन कुमारी जी बहुत देर से देख रही हैं, हमने निवेदन किया है कि आप 2 शब्द कुछ भी लिख सकते हैं अपनी तरफ से, जैसे आप लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। दिनेश यादव जी, पत्रकार, आपने कोई चीज़ यहाँ पे लिखा नहीं है तो आप तक पहुँच नहीं रही है, आपके पास कमेंट बॉक्स है। ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंट करता है और बहुत ही आरजेएस के जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें काफ़ी सक्रिय हैं ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी, और उनकी ऑडियो वगैरह आती है, काफ़ी अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, वो ऑडियो को शेयर किया जाता है। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं वो आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। और आज के दिन के बारे में ये भी बता दें कि 6 दिसंबर 2020 को ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स का जन्म हुआ था 1732 ईस्वी में। वहीं पर मेजर होशियार सिंह, जो परमवीर चक्र सम्मानित भारतीय सैनिक, उनका 6 दिसंबर 1998 को जन्म हुआ था। फिराक गोरखपुरी अपने साहित्यिक जीवन के आरंभिक समय में ब्रिटिश सरकार के राजनीतिक बंदी बनाए गए थे 6 दिसंबर 1926 को, और 6 दिसंबर को होमगार्ड संगठन की स्थापना की गई थी। यहाँ पर हम शेयर करना चाहेंगे मेजर होशियार सिंह, बाद में ब्रिगेडियर होशियार सिंह को परमवीर चक्र देकर सम्मानित किया गया, और आज उनकी पुण्यतिथि है। और उनके बारे में बताना चाहेंगे कि आपका जन्म हरियाणा के सोनीपत जिले के सिसाना गांव में चौधरी हीरा सिंह के यहाँ हुआ था, और आपने भारतीय सेना में समर्पण के साथ सेवा की और ब्रिगेडियर के रूप में सेवानिवृत्त हुए। उन्हें भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। 6 दिसंबर 1998 को प्राकृतिक कारणों से आपका निधन हो गया। होशियार सिंह जी को श्रद्धांजलि आप भी दे सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग फेसबुक लाइव में इस तरह के तमाम जो महापुरुष हैं, जो तमाम देश के लिए जो सकारात्मक कार्य कर गए, उन सभी लोगों को हम लोग याद करते हैं, ताकि जो नई पीढ़ी है वो प्रेरित हो सके। तो इस तरह से, और एक बार फिर हम लक्ष्मी चंद जी, जो हरियाणा के सूर्य कवि कहे जाते थे और लोक कलाकार, सांग और रागिनी में जवाब नहीं, आज भी उनको लोग बहुत पसंद करते हैं। उनकी लिखी हुई और गाई हुई जो रागिनियां हैं उसको बड़े बड़े तमाम कलाकार गा गा कर स्टार बन चुके हैं। तो हरीश कुमार शर्मा जी शिक्षक जो हैं, उन्होंने जो ये अवार्ड अभी अभी घोषित किया है, और तो ये लक्ष्मी चंद जी का जो है वो
तस्वीर देखिए, ये लक्ष्मीचंद जी हैं और ये दादाजी हरीश शर्मा जी के स्वर्गीय पंडित बसंत लाल शर्मा जी। इस तरह के राष्ट्रीय सम्मान तमाम लोग जो हैं वो, इससे हम लोग महापुरुषों को, अपने अपने जो कलाकार हैं जिन्होंने अपनी पूरा जीवन दे दिया, तो उन लोगों को हम लोग इस माध्यम से याद कर रहे हैं। और एक और चर्चा करना चाहेंगे ऐसी चीज जो कि हमारे शहीदों के बीच में या महापुरुषों के बीच में, अब वहाँ पर आपको सबसे पहले अंबेडकर के बारे में ही, डॉक्टर अंबेडकर जो थे उनका नाम पहले अंबेडकर नहीं था, लेकिन वो अंबेडकर बने, वो कहानी भी आप लोगों तक हम साझा करेंगे। अंबेडकर के पिता भारतीय सेना की मऊ छावनी में सूबेदार के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने अपने बच्चों को समुचित शिक्षा दिलाने की हरसंभव कोशिश की थी, पर सतारा के स्कूल में पढ़ने के दौरान अंबेडकर को अछूत बच्चों के साथ अलग बैठाया जाता था। प्यास लगने पर पानी पिलाने वाला दूर से उनके हाथों पर पानी डालता था। किसी भी अछूत बच्चे के साथ ऐसा ही व्यवहार होता था। इसी भेदभाव से दुखी बाद में भीमराव ने अपना सरनेम सकपाल से अंबेडकर कर लिया, जो उनके गांव अंबा वडे के नाम पर था। ये नेट की जानकारी से आपको बता रहे हैं कि सरनेम जो है भीमराव का, भीमराव सकपाल था पिताजी के नाम से, और उन्होंने अंबेडकर कर लिया, जो उनके गांव अंबा वडे के नाम पर था। पढ़ाई में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने पर बड़ौदा के गायकवाड़ राजा से उन्हें स्कॉलरशिप मिलने लगी थी और विदेश जाकर भी उन्होंने पढ़ाई की। और एक वीडियो हम साझा करते हैं जो अंबेडकर के विचारों पर आधारित है। आप स्वयं पढ़ते जाइए। जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से सटे एक गांव में 14 अप्रैल 1891 को जन्मे डॉक्टर भीमराव के पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था। भीमाबाई मां का नाम था। और बाबा साहब अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। वे जन्म से ही प्रतिभावान थे और हिंदू धर्म में विवेक, इस तरह की बातें आप पढ़ते जाइए। बचपन में डॉक्टर अंबेडकर जी का नाम रामजी सकपाल था। ये बहुत कम लोगों को पता है और इसीलिए हम इसे कहते हैं कि आप शेयर कीजिए कि इस इतिहास के बारे में बच्चों को जानकारी मिले। बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। भाग्य में विश्वास रखने के बजाय अपने शक्ति और कर्म में विश्वास रखना चाहिए। अंबेडकर के पूर्वज एक लंबे समय से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में काम कर रहे थे। शिक्षित बने, संगठित रहें और संघर्ष करें। यह बहुत ही फेमस रहा है। उनके पिता ब्रिटिश भारतीय सेना की मऊ छावनी में काम करते थे और शिक्षा पर उनके पिताजी बहुत जोर दिया करते थे। न्याय हमेशा समानता के विचार को पैदा करता है। अंबेडकर का निधन 6 दिसंबर 1956 को हो गया था। लगभग 64 साल हो रहे हैं। बाबा साहब के निधन से देश की अपूरणीय क्षति हुई और भारत रत्न से मरणोपरांत 1990 में सम्मानित किया गया था। वहीं पर बाबा साहब का एक पारिवारिक जीवन पर भी आधारित एक वीडियो है और आरजेएस की रिसर्च टीम ने ये भेजा है। आइए। रमाबाई अंबेडकर जो थी वो पहली पत्नी थी भीमराव अंबेडकर की और इनका जन्म 7 फरवरी हुआ। आप ये देखिए, रमाबाई जो है वो पहली पत्नी थी, फर्स्ट वाइफ रमाबाई भीमराव अंबेडकर, और बहुत ही सपोर्ट किया था बाबा साहब अंबेडकर को रमाबाई भीमराव अंबेडकर ने। और ये सविता अंबेडकर बहुत लोग जानते भी होंगे, और दूसरी पत्नी थी सविता अंबेडकर, और उन्हें ये फोटोग्राफ्स हैं, उनके बारे में जानकारी भी है। वो मेडिकल ऑफिसर के रूप में काम किया उन्होंने। विवाह के बाद डॉक्टर शारदा कबीर को डॉक्टर सविता अंबेडकर कहा जाने लगा। डॉक्टर शारदा कबीर को डॉक्टर सविता अंबेडकर कहा जाने लगा। किताबें भी लिखी उन्होंने, भगवान बुद्ध और उनका धम्म। तो इस तरह से अंबेडकर का ये जीवन, उनकी किताबें लिखी हुई जो थी। और 29 मई 2003 को 94 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। ये किताबें लिखी उन्होंने, मराठी में भी, मराठी किताब। तो रमाबाई अंबेडकर और शारदा अंबेडकर।
तो ये परिवार के बारे में भी जानकारी जो है वो कुछ न कुछ हम लोगों ने अंबेडकर जी के बारे में जो चर्चा की है वो निश्चित रूप से आप लोगों तक पहुंच गया। और अब आप सभी के विचार को भी हम लेंगे। राजवीर सिंह ढाका जी, आप यहाँ पर अंबेडकर को श्रद्धांजलि दे सकते हैं। आपको मैं आभार व्यक्त करता हूँ राजीव सिंह जी, आप सब जुड़े हैं। भरत राम मालकोटी जी आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंटकर्ता हैं, और ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी भी राष्ट्रीय सम्मान के भेंटकर्ता हैं, और सभी तमाम लोग जुड़े हुए हैं। तो आप लोग अगर इस पे कमेंट कर देते हैं, 2 शब्द लिख देते हैं, तो उससे आप और लोगों तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ लोग जुड़े हुए हैं जो शेयर कर रहे हैं काफ़ी। आप इसके बाद देखेंगे कि ये कई ग्रुपों में शेयर हो गया होगा। कुछ लोगों ने मुझे कहा है कि मैं आज जो है वो शेयर कर दूंगा। तो और भी बातें हम करेंगे। एक थोड़ा सा किसानों को लेकर, क्योंकि आप जानते हैं कि किसानों को लेकर सरकार और किसान के बीच में जो बातचीत हो रही है, तो किसान महाआंदोलन जो है वो 8 दिसंबर को है। तो इसके माध्यम से हम जानकारी पूरे भारत तक पहुंचाना भी चाहते हैं कि आप लोग 8 दिसंबर को ज़रा ध्यान रखिएगा। जय जवान जय किसान, किसान महाआंदोलन 8 दिसंबर भारत बंद। तो किसानों के समर्थन में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां भी समर्थन करने की घोषणा कर चुकी हैं। और आज फेसबुक लाइव में योगेंद्र यादव जी ने कहा है कि क्या कुछ होगा, तो वो हम साझा कर देते हैं ताकि कुछ जानकारी आप तक पहुंच जाए। और उसको पूरे देश का, सिर्फ दलित समाज नहीं, पूरे देश में सामाजिक न्याय में जिसका भी विश्वास है वो इस दिवस को एक विशेष दिवस के रूप में मनाता है। तो आज है 6 दिसंबर, कल 7 और परसों 8 तारीख को देश भर में भारत बंद की कॉल दी गई। आपको भी करना है, सब लोगों तक संदेश पहुंचाना है। भारत बंद में क्या क्या बंद होगा? भारत बंद का मतलब सब कुछ बंद। स्कूल तो वैसे ही बंद है, मार्केट भी बंद होंगे, किसान अपनी चीजों को मंडी में लेके नहीं जाएगा, दूध नहीं, कुछ नहीं, बाहर जाना नहीं है, सब कुछ बंद होगा। रास्ते बंद होंगे, टोल गेट बंद होंगे, सब चीजें बंद होंगी। बस मेरा इतना अनुरोध है, हम सब मिलके करेंगे, कोई संगठन नहीं आएगा। जो मेरी बात सुन रहे हैं, आप सबसे आग्रह है, बस आप खुद संगठन, आपकी जिम्मेवारी है, आपको स्वयं करना है। अपने गांव में, अपने कस्बे में, अपने नजदीक के हाट में, बाजार में आपको जाके बंद मनवाना है। लेकिन मेरा एक अनुरोध है, जोर जबरदस्ती नहीं करनी, हाथ जोड़ के करना। हमें किसी को तंग नहीं करना, किसी को परेशान नहीं करना, हाथ जोड़ के सिर्फ कहना है जी किसान खड़ा है, किसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है, आप भी साथ हैं। और आज देश का जो माहौल है, सब लोग साथ आएंगे। बस समय से अनुरोध करना है, एक दिन पहले से बता देना है। जिसने दूध लेके जाना है उसको शाम को ही बता देना है कि भाई कल को खीर का इंतजाम कर लो, कल को कोई अपनी रबड़ी बना लो, कुछ और काम कर लो, कल नहीं जाना। सब तरफ से भारत बंद की तैयारी कर। जब किसानों ने कॉल दिया है, पार्टियां भी पीछे पीछे चल दी है। कई पार्टियों की तरफ से कॉल आया, हमने नहीं कहा पार्टियों को, पार्टियां अपने आप आ गई हैं। पंजाब से अकाली दल ने अपील कर दी है कि हम समर्थन करेंगे। तृणमूल कांग्रेस का बंगाल में आज सुबह मुझे फोन आया, उन्होंने कहा हम किसी हड़ताल का समर्थन नहीं करते, लेकिन आपके इस बंद का नैतिक समर्थन हम करते हैं और हम ब्लॉक ब्लॉक में जाके इसके समर्थन में धरने देंगे। तेलंगाना की टीआरएस, जो वहां की रूलिंग पार्टी है, उसने घोषणा कर दी है इस बंद के समर्थन में। हर आधे घंटे में खबर आ रही है कई तरफ से। तमाम लेफ्ट पार्टियों ने तो ऑलरेडी घोषणा कर दी है। देश की 10 बड़ी ट्रेड यूनियंस की जो फेडरेशंस हैं, उन्होंने इसके समर्थन की घोषणा कर दी है। आड़तियों की, व्यापारियों की, सबके समर्थन की घोषणाएं आ रही हैं। आप देखते जाइए परसों तक पूरे देश में क्या समा होगा, पूरे देश में क्या माहौल होगा, पूरे देश में ये भारत बंद होगा। फिर 9 तारीख को क्या होगा? जी हाँ, तो किसानों से बातचीत 9 दिसंबर को है, जैसा कि जानकारी आप तक पहुंची होगी कि 9 दिसंबर को भारत सरकार जो है किसानों से बातचीत करेगी, क्योंकि अभी कोई समझौता नहीं होगा। किसानों ने 2 टूक कह दिया है कि आपको जो बिल लाए हैं उसको वापस लेना होगा और उसमें एमएसपी जो है लिखित रूप में देना होगा। तो सरकार पशोपेश में है और इसी पर बातचीत जो है वो चल रही है। इसलिए 8 दिसंबर आप ध्यान रखिएगा।
क्योंकि किसानों ने बुलाया है और यहाँ पर थोड़ी देर पहले मुझे भी जानकारी मिली है आप पार्टी ने भी समर्थन दिया है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपके सामने रहनी चाहिए कि हमें कल 8 तारीख के लिए अपनी तैयारी रखिएगा। और हरिओम पंवार जी क्या कहते हैं, जाने माने कवि हैं और काफ़ी भीड़ होती है उनकी कविताओं को सुनने के लिए, बहुत ही वरिष्ठ हैं और उन्होंने जो साझा किया है वो आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने भी कुछ लिखा है समर्थन में, आप लोग स्वयं इसको देखिए। डॉक्टर हरिओम पंवार बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं कविता के फील्ड में। मन में ये बात आई, कवि हूं और क्या सोचता, हरिओम पंवार। उन्होंने लिखा यूं ही, अगर आंदोलित किसानों के प्रतिनिधि सरकार का खाना खाने को मना कर रहे थे, ये आपको जानकारी होगी कि विज्ञान भवन में किसानों के प्रतिनिधियों को जब बुलाया गया था तो खाना का इंतजाम भी किया जाता है जैसा होता है, लेकिन किसानों ने वो खाना सरकार का खाने से मना कर दिया और अपना जो खाना बाहर से उन्होंने मंगवाया था वही खाना खाया था। तो इसी पर इन्होंने लिखते हैं कि अगर आंदोलित किसानों के प्रतिनिधि सरकार का खाना खाने को मना कर रहे थे तो क्या सद्भावना के नाते हमारे मंत्रियों को किसानों के साथ खाना खाने के लिए उन्हीं के साथ पंगत में नहीं बैठ जाना चाहिए था? मंत्री कहते आप हमारा भोजन नहीं कर रहे तो हमको अपने साथ अपना भोजन कराइए, भोजन साथ करेंगे, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए था? यह सवाल आप लोगों के समक्ष भी रखा गया है कि क्या मंत्रियों को किसानों के साथ, अन्नदाता किसानों के साथ बैठकर पंगत में खाना नहीं खाना चाहिए था? यह सवाल जाने माने राष्ट्रीय कवि डॉक्टर हरिओम पंवार ने उठाया है। तो निश्चित रूप से आप लोगों तक साझा मैंने कर दिया कि इस पर आप लोग भी कुछ अपनी राय जाहिर कर सकते हैं। थोड़ा सा अब हास्य व्यंग में, क्योंकि 50% फेसबुक लाइव से ऊपर हो चुका है, तो अब थोड़ा सा आप जानते हैं कपिल शर्मा का शो आपने देखा भी होगा, लेकिन कपिल शर्मा के शो में बहुत कम आपने देखा होगा कि जो दूसरों से सवाल पूछते हैं उनको कपिल शर्मा ने अपने शो में बुलाया है और बातचीत कर रहे हैं। आपकी अदालत आप समझ गए होंगे, रजत शर्मा, इंडिया टीवी। और रजत शर्मा सबसे सवाल पूछते हैं और बड़े ऐसे सवाल पूछते हैं और बहुत ही हिट प्रोग्राम होता है। तो कपिल शर्मा ने यहाँ पे सवाल रजत शर्मा से पूछा, क्या पूछा वो आप लोगों तक साझा कर रहे हैं। के शो का फॉर्मेट ही ऐसा है, तो कभी ऐसा भी होता है कि घर पे बात करते करते भी आप इल्जाम लगाएं भाभी जी के ऊपर कि आप पर जनता का इल्जाम है आपने चाय में चीनी कम डाली है? अभी किसी की हिम्मत हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट के जज पर इल्जाम लगाए? कहने का मतलब आप कुछ भी बन जाओ, घर पे आप हस्बैंड ही है। मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया है, रजत जी जब खड़े होते हैं ना अपने पेपर लेके, पूरा चिट्ठा सामने वाले के लेके, तो सामने वाले आदमी के एक्सप्रेशन यूं होते हैं, डरा होता कि पता नहीं कब क्या पूछ ले, सामने वाले की बोलती बंद होती है। लेकिन रजत जी कभी ऐसा हुआ कि कोई ऐसी शख्सियत आई हो कि आपको उन्होंने चुप करा दिया हो, आपकी बोलती बंद हो गई हो? हाँ, अभी रिसेंटली राम जेठमलानी आपकी अदालत में थे, तो मैंने बहुत रिसर्च की थी उनके बारे में। तो मैं उनको बता रहा था साहब हर चीज में आपके डबल स्टैंडर्ड है, हर चीज में आप डबल बातें करते हैं। तो मैंने उनको बताया कि मुझे पता चला कि आपकी 2 वाइफ हैं। तो उन्होंने कहा कि मिस्टर प्रोसिक्यूटर, बोथ माई वाइफ्स आर हैप्पियर देन योर ओनली वाइफ। तो उसके बाद फिर आपने उनको कोई जवाब नहीं दिया? नहीं, अब ऐसी चीज में क्या जवाब दे सकते हैं, मुझे घर भी तो वापस जाना था। रजत जी, आपने 20-21 साल से लोगों से पता नहीं हजारों लाखों सवालात किए। आज हमारे जो जनता है यहाँ पे मौजूद है वो आपसे कुछ सवालात करना चाहते हैं। सो मुझे लगता है कि देखने वालों को बड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि पहली बार है कि रजत जी लोगों के सवालों के जवाब दे रहे हैं। कौन हमारे दोस्त सबसे पहले सवाल पूछ रहे हैं? जी मैडम। क्यूटी पाए। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप इतने सारे लोगों से सच उगलवाते हैं, पर कभी कोई आपके इतने सालों के एक्सपीरियंस में आपको कोई ऐसा बंदा मिला हो जिससे आपको सच उगलवाने में मुश्किल आई हो? जब मनमोहन सिंह जी आपकी अदालत में आए थे तो मुझे लोगों ने कहा कि जो आदमी बोलता नहीं उसको आपने क्यों बुला लिया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि उस समय वो प्रधानमंत्री नहीं थे, ऑपोजिशन लीडर थे। शुरू में तो थोड़ा चुप रहे,
लेकिन जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो बहुत जोर से बरसे। एक दो बार वो बड़े गुस्सा भी हुए और एक बार मुस्कुराए भी। तो ये साझा सिर्फ आपको एक हल्का फुल्का जो है वो उसमें लाने के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बहुत गंभीर होती हैं और थोड़ा हास्य व्यंग करने से भी, क्योंकि आप जानते हैं कोरोना का समय चल रहा है, तो सकारात्मक ऊर्जा के लिए ये सब भी चीज़ें ज़रूरी हैं। और आज बताना चाहेंगे कि माता सुंदरी हॉल खालसा स्कूल के पास रायपुर छत्तीसगढ़ में है, वहाँ पर आज रविवार को 3 बजे से 5 बजे तक श्रद्धांजलि सभा रखी गई और अत्यंत दुख के साथ सूचित कर रहे हैं आपको जानकारी भी कुछ लोगों को होगी कि देशबंधु पत्र समूह के प्रधान संपादक व देश के वरिष्ठ पत्रकार, लेखक एवं चिंतक श्री ललित सुरजन जी का 2 दिसंबर 2020 को अवसान हो गया था, निधन हो गया था। उनकी स्मृति में ये श्रद्धांजलि सभा जो है देशबंधु परिवार द्वारा आयोजित की गई थी। बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं पत्रकारिता के फील्ड में और साहित्य के फील्ड में, ललित सुरजन जी। तो ललित सुरजन जी को श्रद्धांजलि देना जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह के लोग जो हैं अपनी ज़िंदगी, सबको एक दिन जाना है, लेकिन आपने ज़िंदगी में क्या काम किया वही याद रह जाता है। इसलिए हम लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए आरजेएस का जो राष्ट्रीय सम्मान है, उनको एक पेज का विज्ञापन दिया गया है। वो स्वेच्छा से विज्ञापन है, पूरा पेज उनके बारे में होगा, उनके पूर्वजों के बारे में, भेंटकर्ता के बारे में और जिन महापुरुषों के बारे में उन्होंने किया है, और नीचे में जो अवॉर्डी होंगे उनके बारे में होगा। क्योंकि ज़िंदगी में डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में और भी हम चर्चा करेंगे कि डॉक्यूमेंटेशन क्यों ज़रूरी है। अगर डॉक्यूमेंटेशन आप नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं अपनी अपनी छोटी छोटी चीज़ों को सोशल मीडिया पे जैसे आप साझा करते हैं, तो उसका जैसे फोटोग्राफ्स हुए, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी पीढ़ियों के लिए बहुत ही ज़रूरी होगा। तो जो प्रशस्ति पत्र बनेगा वो घर के ड्राइंग रूम की शोभा, इतना शानदार प्रशस्ति पत्र बनने वाला है जो घर के बच्चे जो हैं उसको देखकर उन परिवारों से जुड़ेंगे, अपने पूर्वजों से वो जुड़ेंगे, ऐसा प्रशस्ति पत्र। क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारे अपने रगों में, हर बच्चे से पूछिए कि उनकी रगों में किसका खून बह रहा है, वो बच्चा रिलेट करेगा अपने पूर्वज से। फिर आपको समस्या नहीं आएगी कि बच्चों को संस्कार देना जो है परिवार से जोड़ना, परिवार से वो जुड़ जाएगा। कहीं ना कहीं परिवार से अगर जुड़ता है तो वो देश से भी प्यार करेगा। परिवार ही एक पाठशाला है, वहां से हमारी ये जिम्मेदारी है कि जहां अच्छी चीजें हैं बच्चों को प्रोवाइड करें, चाहे अच्छी किताबें हैं, उनके सराउंडिंग्स पे, उनके दोस्तों के बारे में जानकारी लेना भी बहुत जरूरी है कि उनके दोस्त कौन कौन हैं, बच्चे को क्या परेशानी हो रही है, उस परेशानी से बच्चा जो है कहीं अवसाद में तो नहीं आ रहा है। इन चीजों के लिए ही आरजेएस फैमिली जो है ये इस तरह की बातों को आप तक पहुंचाता है। क्योंकि हम लोग तो जो अपने विचार बना चुके हैं, हम लोगों को ज्यादा कोई नहीं मोल्ड कर सकता है। अच्छे और बुरे की हमें पहचान है, लेकिन उन बच्चों को जो अभी ग्रो कर रहे हैं, एडोलेसेंस अवस्था में हैं, उनको अच्छे और बुरे की पहचान नहीं। उनके अंदर जोश तो होता है, होश नहीं होता है। उसी होश को दिशा देने के लिए इस तरह के कार्यक्रम उन तक पहुंचाना, क्योंकि अगर वो देश के किसी महापुरुष से प्रेरित होता है तो उनके कदमों पर चलने की वो भी कोशिश करेगा, वो भी उन जैसा बनने की कोशिश करेगा। आज डॉक्टर हर्षवर्धन जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स, जानते हैं आजकल काम जो है फाइबर ऑप्टिक्स में बहुत हो रहा है, तो फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स कौन है, लेकिन उनका देहांत हो गया है। और डॉक्टर हर्षवर्धन जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने ये साझा किया है। एंग्विश्ड टू लर्न अबाउट द डिमाइज ऑफ श्री नरेंद्र सिंह कपानी, फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स। नरेंद्र सिंह कपानी was every bit the unsung hero। ये है अनसंग हीरो, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। नरेंद्र सिंह कपानी जो हैं फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स हैं और उनका निधन हो गया। was every bit the unsung hero as identified by Fortune मैगजीन द्वारा उनको अनसंग हीरो कहा गया। The highly accomplished physicist was an even greater humanitarian। deepest condolences to his family।
तो डॉक्टर हर्षवर्धन का ये पोस्ट आप तक साझा कर रहे हैं ताकि फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में लोगों को जानकारी मिल सके। दिवंगत नरेंद्र सिंह कपानी। तो इस तरह से हम लोग इन लोगों को याद करने का मतलब है कि बच्चों तक ये संदेश जो है वो पहुंच जाता है, और ये जो बच्चे हैं उनको लेकर हम लोग, नई पीढ़ी को लेकर बहुत ज़्यादा संजीदा हैं। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो शेयर करना चाहिए। और अभी मुकेश भटनागर जी आरजेएस के राष्ट्रीय सम्मान के भेंटकर्ता हैं, आप जुड़ चुके हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कुछ इसमें लिख दीजिए, क्योंकि अभी उसके बारे में चर्चा शुरू हो जाएगी। आप लोगों से बातचीत जो है वो शुरू हो जाएगी। एक जानकारी भी देना चाहेंगे कि भारत का जो नया संसद है उसका डिज़ाइन वगैरह सब रिलीज हो गया है, और 10 दिसंबर को प्रधानमंत्री इसका भूमि पूजन करेंगे, नए संसद भवन का। भारत में बनने वाली संसद की नई इमारत का डिजाइन त्रिभुज के आकार का है, और गौरतलब है कि नए भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई संसद भवन का भूमि पूजन आगामी 10 दिसंबर 2020 को करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने प्रस्तावित भवन के बारे में विवरण पेश करते हुए कहा, लोकतंत्र का वर्तमान मंदिर अपने 100 साल पूरे कर रहा है। नए संसद भवन का यही त्रिभुज के आकार का डिजाइन है। जी हाँ, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आप लोगों तक साझा कर रहे हैं, बहुत से लोगों को वो जानकारी भी होगी। वहीं पर अभी मुकेश भटनागर जी जुड़े हुए हैं। मुकेश भटनागर जी का राष्ट्रीय सम्मान जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के नाम का है, और उन्होंने अपने माता पिता स्वर्गीय श्री KNS भटनागर एवं स्वर्गीय श्रीमती प्रेम भटनागर बदायूं उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, लेकिन सुपुत्र मुकेश भटनागर जी, लेखक, टैगोर पार्क मॉडल टाउन, इन्होंने ये अवार्ड राधाकृष्णन जी के नाम का किया है, जो कि अपने राष्ट्रपति थे, और उनके नाम पे ये राष्ट्रीय सम्मान जो है घोषित किया गया है। मुकेश भटनागर जी, तो इस तरह से ये सुपुत्र देश सेवा के लिए, ये भी एक सेवा है, और इसके माध्यम से आ रहे हैं, और हम लोग नई पीढ़ी को भी प्रेरित करते हैं। आज फेसबुक लाइव ने शेयर किया है, ये आप देख सकते हैं, सकारात्मक संस्कार पर आरजेएस फैमिली के युवा पीढ़ी के साथ चर्चा करते हुए मुझे आप देख सकते हैं। और यहाँ पर अरुण कुमार जो आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं, गुड इनिशिएटिव, बेस्ट विशेष टू उदय मन्ना जी, आवर न्यू जनरेशन हैविंग नीड courageous wisdom of knowledge of self realization of power to combat the coming days, best wishes to them। इस तरह से ये अंजू सोनी जी बेहतर उत्तम कार्यक्रम है इस तरह की कर रही हैं। और ये जो नई पीढ़ी के बच्चे थे, ये काफ़ी पुराना है, 2018 का फोटो है, और यहाँ पर जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं और आज बड़े हो गए हैं, 2 साल पहले की फ़ोटो है। तो इन लोगों को सकारात्मकता क्या है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो इस तरह से ग्रुप में भी आप जानते हैं कि सकारात्मकता के बारे में बताया जाता है। मुकेश भटनागर जी को अभी हमने दिखाया था, उनका एक पोस्ट आया है जो मैं साझा कर देना चाहता हूं, उसका छोटा सा अंश। अमेरिका के नए राष्ट्रपति के बारे में, आयु 77 वर्ष, बिडेन नए राष्ट्रपति अमेरिका के। क्रिसमस उपहार खरीदने के लिए जाते समय सड़क दुर्घटना में पत्नी और बेटी की मृत्यु हो गई। जो 77 वर्षीय अभी अमेरिका के नए राष्ट्रपति बिडेन बने हैं, उनकी पत्नी और बेटी की मृत्यु हो गई। ब्रेन कैंसर के कारण एक बेटे की मौत हो गई। कोकीन की लत के कारण बेटे को यूएस नेवी से हटा दिया गया था। माता पिता को भी चेहरे की मांसपेशियों का पक्षाघात था, फेशियल पाल्सी था। नकारात्मक जीवन परिस्थितियों के बावजूद, जीवन तो नकारात्मक था, लेकिन 77 साल की उम्र में यह आदमी दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति बन जाता है। कुछ तो बात है, इसका मतलब वो पॉजिटिव था। यही मुकेश भटनागर जी के कहने का अर्थ है। वो लिखते हैं आगे कि यह दुनिया के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकदम सही केस स्टडी है।
वो इस बड़ी जिम्मेदारी को लेने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह फिट है, ये वहां की जनता तय किया। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के इतिहास में यह पहली बार हुआ और हम 60 साल की उम्र में सोचते हैं कि हर चीज खत्म हो गई। इसलिए सभी वरिष्ठ नागरिकों को मेरा सुझाव है कि जिंदगी की नई शुरुआत कभी भी हो सकती है, बस अपना लक्ष्य निर्धारित करने की जरूरत है। व्यक्ति तब तक जवान रहता है जब तक वो बुढ़ापा महसूस नहीं करता। 65 हो या 70 या 75, आप अब भी जवान हैं। तो एक गाना है ना, अभी तो मैं जवान हूं। क्षमता अनुसार मेहनत करें और जो आप अब तक हासिल नहीं कर पाए उसे हासिल करें, और इसीलिए लक्ष्य बनाकर जीवन जीना अच्छा रहता है। बैंक से सेवानिवृत्त हुए मुझे यानी मुकेश भटनागर जी को 6 वर्ष हो गए, और इस दौरान एक संस्था के प्रोत्साहन के कारण क्षितिज संस्थापक रंजिता अशेष 66 वर्ष की आयु तक आते आते 50 से अधिक कविताओं की रचना हो गई। हार के आगे जीत, लूज टू विन नाम से एक प्रेरक पुस्तक लिख दी। एक वरिष्ठ नागरिक संगठन के सहयोग से 60 से 75 आयु वर्ग के समूह के साथ उत्तर और पूर्वी भारत के विभिन्न धार्मिक स्थानों का भ्रमण किया। लगभग 10,000 से अधिक किलोमीटर की यात्रा करी और जीने के नए नए अंदाज से परिचय कराया। पंजाब केसरी द्वारा संचालित वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब की रंगारंग आध्यात्मिक एवं सकारात्मक गतिविधियों से नई ऊर्जा का संचार किया। पिछले 3 सालों से भारत सरकार और एयरटेल द्वारा आयोजित वरिष्ठ नागरिक मैराथन में भाग लिया, जिसका श्रेय वरिष्ठ नागरिक काउंसिल ऑफ दिल्ली और मोती नगर वरिष्ठ नागरिक कल्चरल संगठन को जाता है, जिसके संस्थापक क्रमशः माननीय श्री JR गुप्ता और श्री सुभाष शर्मा जी हैं। हेरिटेज इंडिया नाम की एक बुजुर्ग कल्याण संगठन द्वारा गोद लिए गए 108 असहाय बुजुर्गों की सेवा करने का सुअवसर मिला। साथ ही अपना परिवार के साथ मिलकर स्कूली बच्चों के साथ लेते हुए जगह जगह वृक्षारोपण किया। इन दोनों संस्थाओं के संस्थापक भी वरिष्ठ नागरिक हैं, माननीय सत्यनारायण दुबे जी और सुश्री नीता खुलर जी। जीवन के उतार चढ़ाव आते जाते हैं, कहीं पे धोखा तो कहीं मनमुटाव होते रहते हैं, परंतु कुछ भी दिल पर लगाकर बैठोगे तो बैठे रह जाओगे, अन्यथा गतिशील बने रहो। कोविड लॉकडाउन के दौरान लगातार 100 दिन में बच्चों के लिए 100 प्रेरक कहानियां रिकॉर्ड करी, जो राम जानकी संस्थान द्वारा 25 राज्यों तक पहुंचाई गई, जिसके लिए माननीय श्री उदय मन्ना जी का शुक्रगुजार हूं। ईच वन टच वन नामक टीच वन नामक संस्था के साथ लॉकडाउन में देशव्यापी फोटो कहानी प्रतियोगिता आयोजित करी, जिसमें 500 से अधिक सुदूर भारत से एंट्रीज प्राप्त हुई, जिसमें दिल्ली का दक्ष बेहल, अमृतसर का मानवीन सिंह और चेन्नई का सुशोभन वेल प्रथम, द्वितीय एवं तीसरे स्थान पर रहे। साथ में अन्य 20 को भी प्रोत्साहन पुरस्कार दिए गए। ये सब सामूहिक प्रयासों द्वारा संभव हो पाया। काठमांडू नेपाल से प्रकाशित हिंदी पत्रिका हिमालयनी में जीवन यात्रा प्रकाशित हुई, जिसका पूर्ण श्रेय श्री सुरेंद्र सिंह डोगरा, जो RJS राष्ट्रीय सम्मान के भेंटकर्ता हैं, SS डोगरा, सुरेंद्र सिंह डोगरा को जाता है। सकारात्मक सोच जीवन में अनिवार्य ही नहीं, अति आवश्यक है। मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो भी अच्छा। प्रभु की इच्छा पर सब छोड़ दीजिए। जो भी हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, वो गीता के तरफ मुड़ जाइए। सिर्फ अपने दिल को संतोषात परम सुखम। कुछ विलक्षण लोगों ने बच्चों से संपर्क बना, जिसमें देहरादून से स्वर्लिन कौर है, देहरादून से ही श्रिया कात्याल है, मुंबई से शेफाली चोपड़ा व मेजर मोहम्मद अली शाह हैं, करनाल से राखी गिबरानी, लोनी उत्तर प्रदेश से अमर चौधरी, विपनप्रीत, आशमीन आदि। सारांश यह है कि जब कोई एक व्यक्ति अच्छा कर सकता है तो सब क्यों नहीं कर सकते। सोलापुर महाराष्ट्र के 32 वर्षीय रंजीत सिंह डसेला की ही मिसाल ले लीजिए, जिसे हाल ही में ग्लोबल टीचर के खिताब से नवाजा गया और पुरस्कार के रूप में उन्हें 7.5 करोड़ की राशि मिली। ये ही नहीं, उसने एक और मिसाल स्थापित कर दी। ये जो 7.5 करोड़ रुपए की राशि थी, अपनी पुरस्कार राशि में से आधी राशि अन्य 9 फाइनलिस्टों में साझा करने की तुरंत घोषणा कर दी। ये थे महाराष्ट्र के 32 वर्षीय रंजीत सिंह डसेला सोलापुर के। और व्यक्ति की ईमानदारी ही उसे इंसान बनाती है। सकारात्मक रहे और कल्याण के मार्ग पर चलते रहे। मुकेश भटनागर, दिल्ली। मेरे पिछले 5 साल सकारात्मकता की मशाल तो मुकेश भटनागर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार परिचय आपको करा देते हैं मुकेश भटनागर जी से। बहुत ही अच्छा पोस्ट था, बहुत ही प्रेरक था, और इस तरह की चीजें सभी RJS फैमिली से निवेदन है कि ये आपका ही फेसबुक लाइव है और आपके ही जो कार्य हैं, जो भी सकारात्मक कार्य हैं, उनको यहाँ पर साझा किया जाएगा और इसमें बढ़ चढ़कर आप हिस्सा लीजिए। रविवार ये चीजें हो गई हैं तो कोई बात नहीं, रविवार को हम लोग मिलेंगे।
लेकिन हम चाहेंगे कि आप लोग भी आगे आइए और यहाँ पर जो लोग जुड़े हैं वो 2 शब्द जरूर यहाँ पर लिख दें, ये हमारा निवेदन है आपसे। जैसे योगी सोहित त्यागी जी, हम भी फेसबुक लाइव आपका देखते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। योग का प्रचार करना तो निश्चित रूप से बिना खर्चे के आप स्वस्थ हो रहे हैं, तो ऐसे में लगे हुए लोग नमनीय हैं। हेमंत नरूला जी देख रहे हैं, तो आपके 2 शब्द हम चाहेंगे, आप कुछ भी यहाँ पे सकारात्मक शब्द। खलील मोहम्मद साहब भी जुड़ते हैं, देखिए जय हिंद लिखे हैं खलील मोहम्मद साहब, और उन्होंने ये भी लिखा है कि सर हम तो 101 हैं, बिल्कुल 1 हैं, लेकिन मीडिया ने हर समय वो इसीलिए सकारात्मक भारत आंदोलन की जरूरत खलील मोहम्मद साहब इसीलिए है। हम सब भारतीय हैं और भारतीय बनकर आरजेएस में ये सारी चीजें। तो देखिए खलील साहब ने अपने विचार व्यक्त किए और हमने उनका नाम लिया, और यहाँ पर जो लोग लिख रहे हैं उनका हम नाम ले रहे हैं। तो आपसे चाहेंगे कि आप लोग भी सिर्फ देखें नहीं, बल्कि इतनी सकारात्मकता रखें कि अपना यहाँ पर लिख दें। विजय लक्ष्मी जी ने लिखा है, और भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर की 6 दिसंबर को पुण्यतिथि है। जी हाँ, इस पे चर्चा काफी हो गई है, और अच्छा है आपने अपने बच्चों को महापरिनिर्वाण दिवस पर राष्ट्रीय प्राथमिक पाठशाला छारा हरियाणा में है, छारा 2 के सभी छात्र, अभिभावक और मुख्य शिक्षिका विजय लक्ष्मी जी उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बहुत अच्छा है, इस तरह से बच्चों में निश्चित रूप से उन महापुरुषों के बारे में जागृति जाएगी। और अभी भी कुछ लोग जुड़ रहे हैं, काफ़ी देर से इस लाइव शो को देख भी रहे हैं। यहाँ पर फेसबुक पे एक जो आरजेएस फैमिली से जुड़ी हुई हैं वो कोरोना पॉजिटिव हो गई थी, और इसको मैं साझा आपको इसलिए करता हूँ क्योंकि संतोष सूर्यवंशी ने जो लिखा है वो कहीं ना कहीं सबके लिए प्रेरणा स्रोत है कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग या अपनी कोशिश करें। बहुत से लोग कहते हैं कि कोरोना है नहीं, कुछ नहीं होगा, हमें तो बहुत स्वस्थ हैं। ऐसी बात नहीं है। बहुत से स्वस्थ लोगों का भी निधन हो गया है। अब इलाज में लापरवाही हुई है या क्या हुआ है वो छोड़ दीजिए, लेकिन हम लोग कम से कम अपना मास्क या मुंह ढकना, बाहर जा रहे हैं तो नाक से लेकर मुंह को ढकना लेना, और 2 गज की दूरी जो कही जा रही है वो बहुत ज़रूरी है। और कोरोना की वैक्सीन भी आ रही है, लेकिन फिर भी ये संतोष सूर्यवंशी पत्रकार हैं और काफ़ी जाने माने पत्रकार हैं, दिल्ली में रहती हैं, और वो कोरोना पॉजिटिव हो गई थी। और उनके बारे में मैं 2 शब्द बताना चाहूँगा। फेसबुक से ये लिया गया है। कोविड-19 से मिली आजादी, संतोष सूर्यवंशी लिखती हैं, दोस्तों बीते 12 नवंबर 2020 को कोविड-19 से संक्रमित होने के बाद मैंने 25 नवंबर 2020 को सरकारी डिस्पेंसरी में RT-PCR टेस्ट कराया, जिसकी रिपोर्ट मेरे मोबाइल पर भेजने की बात कही गई, जिसके लिए एक पैथोलॉजी लैब का लिंक भी भेजा गया। इसे खोलने पर मेरा ब्यौरा तो मिला, लेकिन रिपोर्ट कहीं भी नेगेटिव या पॉजिटिव लिखा हुआ नहीं मिला। और इस संबंध में जब उन्होंने वहां फोन किया तो बताया गया कि आपको पॉजिटिव नहीं थी, इसीलिए आपको नहीं भेजा गया है। तो ये है, ये इन्होंने यहाँ पे बहुत लंबा, जबकि लिखने में बहुत अभी कमजोरी है उनको, लेकिन फिर भी वो बताती हैं कि कमजोरी बहुत था, लेकिन फिर भी ये चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपसे साझा करते हैं। बहुत ही लंबा पोस्ट लिखा उन्होंने, वो ठीक हो गई हैं अब। बीमारी के दौरान खान पान में सुधार होने के कारण मेरी इम्यूनिटी को काफ़ी मजबूती मिली। इस दौरान मेरी छोटी बहन चंचल दिन रात मेरे साथ रही और मेरी बहुत सेवा की। भगवान ऐसी बहन सबको दें और उसे दीर्घायु करें। बीमारी में रोजाना दवाइयों और गर्म पानी के अलावा नारियल पानी, पपीता, सेब, संतरा, कीनू, बकरी का दूध, भैंस के दूध के साथ हल्दी, बादाम, अनाज व सब्जियों का सेवन काफी लाभदायक रहा, जिससे स्वास्थ्य में तेजी से सुधार आया। मगर इतना खाने के बावजूद आजकल शरीर में न सिर्फ कमजोरी बनी हुई है बल्कि थकान भी बनी रहती है। शरीर के अन्य हिस्सों की अपेक्षा हाथ पैरों में सबसे ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही है। ये पोस्ट भी 2-2.5 घंटे में लिख पा रही हूँ, यानी न लिखने का काम कर पा रही हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों तक पहुंचाना था। आप लोगों ने जो दुआएं की, शुभकामनाएं आप लोगों को ये है। वहां पर उमेश भत्रा जी ने लिखा कि सच में आप एक योद्धा हो बहन, जिस बीमारी के सिर्फ डर से लोग हो जाते हैं लेकिन आप जीत गई। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो संतोष सूर्यवंशी जी स्वस्थ हो गई हैं। आप सबों की तरफ से हम लोग उनको बधाई देते हैं कि वो जीत गई। मैंने भी यहाँ पोस्ट किया, बहुत खुशी की बात है, बधाई। और तो इस तरह की संतोष सूर्यवंशी पत्रकार हैं दिल्ली के अंदर, और हमारे आरजेएस के जो बहुत ही वरिष्ठ सम्मानित आकाशवाणी के रेडियो ब्रॉडकास्टर
पार्थसारथी थपलियाल जी, कल उनसे बात हुई थी। इससे पहले भी बात हुई थी, उन्होंने पोस्ट डाला था आरजेएस फैमिली में और उन्होंने कहा था कि मुझे तकलीफ़ तो है लेकिन अभी टेस्ट कराया हूँ। तो कल बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि मैं पॉजिटिव हो गया हूँ और क्वारंटीन हो गया हूँ। तो ये चीज़ें भी हम लोगों के लिए थोड़ा सा तकलीफ़ देती हैं। आरजेएस फैमिली से पहले तो कोई खबर इस तरह की नहीं आती थी, लेकिन पार्थसारथी थपलियाल जी को लेकर हम लोग भी काफ़ी चिंतित हैं। कल उनसे बातचीत हुई, इससे पहले भी बातचीत हुई थी, तो उस समय वो कह रहे थे कि मैं ठीक हूँ, मैंने टेस्ट करवाया है, देखते हैं उसके बाद क्या होता है। तो वो कल बताया उन्होंने कि कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, लेकिन सारी एहतियात जो है वो बरत रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं और भगवान से दुआ करते हैं कि आरजेएस फैमिली के सभी लोग स्वस्थ रहें। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा खान पान पर ध्यान देना, बच्चों को भी, और धूप, आजकल सर्दियों की धूप जो है बच्चों के शरीर में लगना चाहिए, इसका आप लोग ध्यान रखिए। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकते हैं। कार्यक्रम तो काफ़ी, जी हाँ, 8 बज चुके हैं, ये चीज़ें हैं। और आपने क्या लिखा है वहाँ पे, जी हाँ, कुछ लोग देख रहे हैं लेकिन उनकी तरफ से 2 शब्द नहीं आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं। और जी, अभियान चलता रहेगा, ये चरैवेती है, आप चिंता मत कीजिए। हम लोग चलते रहेंगे और अपनी मैसेज को लोगों तक फैलाते रहेंगे। और भारत बहुत बड़ा है, जैसे अभी सुमन कुमारी बहन ने लिखा है, जब हौसला बुलंद हो, नज़र लक्ष्य पर हो और इरादा मजबूत हो तो हम कुछ भी कर सकने की क्षमता रखते हैं, चाहे वो नव निर्माण का कार्य हो, सकारात्मक क्रांति या फिर आंदोलन की बात हो। आप तो कवियत्री हैं, अब देखिए जानकारी इससे मिल गई। सुमन कुमारी बहन से परिचय आज मेरे ख्याल से वो इससे पहले भी फेसबुक लाइव में जुड़ी हैं, मुझे नाम का ध्यान है, लेकिन आज आपसे असली परिचय आरजेएस फैमिली को भी हुआ। यूट्यूब पे ये चला जाएगा तो वहाँ पर आपने जो कविता लिखा है, ये भी सुमन कुमारी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये कविता लिखा है। ये कोशिश आपकी कामयाब होगी और आरजेएस फैमिली से जुड़ने के लिए आप जुड़ेंगी तो हम लोग इसको प्रसारित भी करते हैं। जय हिंद जय भारत भी आप लिख रही हैं, बहुत ही अच्छा। ये जय हिंद जय भारत हम लोग ने शुरू किया था और वंदे मातरम और नमस्ते, ऐसे करके हम लोग जब 2017 में 22 जनवरी को गणतंत्र दिवस का प्रोग्राम हो रहा था तो उस समय एंटी टेररिस्ट फ्रंट के जो चेयरमैन हैं MS बिट्टा साहब, मनिंदरजीत सिंह बिट्टा साहब, टेलीविज़न के उसमें आप देखती होंगी या जानते भी होंगे लोग, उन्होंने ये वंदे मातरम के ब्रांड एम्बेसडर बने MS बिट्टा साहब। आरजेएस ब्रांड एम्बेसडर हैं MS बिट्टा साहब। तो 3-4 कार्यक्रमों में आरजेएस के आए हैं, राष्ट्रीय कार्यक्रम में भी आए हैं और उनका घर पे भी बुलाते हैं। और 30-35 पत्रकार हम लोग 2-3 बार गए हैं उनके यहाँ घर पे, काफ़ी सिक्योरिटी, जेड सिक्योरिटी में है वो, लेकिन आरजेएस फैमिली से मिलते हैं तो हम लोगों के लिए बड़ा गर्व की बात है और उनसे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है। और मुकेश भटनागर जी कुछ लिख रहे हैं, बिल्कुल मंत्रियों को उनके साथ, जी हाँ, वो खाने पे हो रहा था कि अगर किसान ने खाना नहीं खाया तो मंत्री जी क्यों नहीं किसानों के साथ बैठकर उनका खाना खा लेते। जब प्रधानमंत्री, गृह मंत्री राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आदि झोपड़ी में जाकर खा सकते हैं तो विज्ञान भवन में उन किसानों का खाना क्यों नहीं खाए। निश्चित रूप से मैंने आप पर छोड़ा था कि आप लोग इस पर कुछ बोलिए, कुछ लिखिए। और जी, तो जो लोग 2 शब्द लिखेंगे उनके बारे में हम ज़रूर चर्चा करेंगे कि आपने क्या लिखा। और जो लोग सिर्फ देख रहे हैं तो हम भी उनको देख रहे हैं और ये YouTube पे साझा हो जाएगा, तो आप चाहें आपका नाम जो है वो साझा हो जाए, रविंद्र। तो इस तरह से जो लोग देख रहे हैं उनको चाहिए कि 2 शब्द सकारात्मक भारत आंदोलन का, आरजेएस का ये 5वीं वर्षगांठ 24 जुलाई को पूरी हो गई थी। 24 जुलाई आरजेएस का सकारात्मक भारत दिवस हम लोगों ने मनाया था, उस पर वेबिनार किया था और फेसबुक लाइव का 103वां अंक में आप शामिल हो रहे हैं। 103 फेसबुक लाइव शो है ये, और इसमें जो भी चीज़ें बातें होती हैं तो हम लोग रविवार ये कर रहे हैं। अगर आरजेएस फैमिली से कोई फेसबुक लाइव करना चाहता है सकारात्मक भारत आंदोलन के अंतर्गत तो वो अपना नाम भेजें, 1 दिन पहले घोषणा कर दी जाएगी और आरजेएस पॉजिटिव मीडिया से आपको जोड़ दिया जाएगा। तो आरजेएस पॉजिटिव मीडिया का जो लिंक है
उस पर आपका होगा। जैसे सुमन कुमारी जी ने लिखा, फिर 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर दिव्यांगजन ने अपनी प्रतिभा का जी हाँ, वो हम लोगों ने भी 3 दिसंबर को लेकर जो है चर्चा की थी। और देखिए रविंद्र प्रसाद जी ने लिखा है, जय हिंद सर। तो मैं भी आपको कहता हूं जय हिंद सर रविंद्र प्रसाद जी। तो ये चीजें जो है ना, ये सकारात्मकता हमारी निकल के आ जाती है कि हमने 2 शब्द लिख दिया यहां पर। तो अब आपका नाम रविंद्र प्रसाद जी का जब लिया गया तो अब यूट्यूब में वो जाएगा नाम और वहां पर लोग उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, क्योंकि यूट्यूब पे पड़ा रहता है। लगभग एपिसोड हम लोगों ने इधर लेटेस्ट जितना आया, पहले यूट्यूब पे नहीं लगाते थे, लेकिन अब सारे चीजों को उसमें संकलित कर दिया है हम लोगों ने। और आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंटकर्ताओं के लिए पूरा पेज दिया जा रहा है, जिसमें वो अपने पूर्वजों के बारे में, भेंटकर्ता अपने बारे में लिखेंगे। और हाँ, वंदे मातरम लिखा, गुड नाइट। जी हाँ, अनिरुद्ध महतो जी हाँ, अनिरुद्ध महतो जी, आप निश्चित रूप से फेसबुक पे भी कमेंट करते हैं और आज फेसबुक लाइव पे देखकर बहुत ही खुशी हो रही है। पहले भी जुड़े थे आप। तो इस तरह से जो है एक कम्युनिकेशन जो है ना, ये कम्युनिकेशन थेरेपी, सकारात्मक थेरेपी है। कम्युनिकेशन पॉजिटिव एनर्जी के लिए, इससे एक एनर्जी आती है। हम लोग चाहते हैं कि परेशानियां सबको हैं। कोई कहता है कि मुझे ही परेशानी है, परेशानी सब लोगों को है, लेकिन उन परेशानियों में जो सकारात्मक है उनकी परेशानियां थोड़ी कम हो जाती हैं, क्योंकि जो सकारात्मक व्यक्ति होता है उनकी एनर्जी बची रहती है, क्योंकि वो अच्छी बातें सोचते हैं। तो अच्छी बात आप खुद ही जानते हैं, बहुत विद्वान लोग हैं आप लोग, कि यही सकारात्मक भारत आंदोलन है। और ये नए नए अपने जो भारत के भविष्य हैं बच्चे, उन तक हम लोग, तो इसको साझा करना भी उतना ही आवश्यक है कि सकारात्मक सकारात्मक सकारात्मक, यही है सकारात्मक भारत आंदोलन। कि ये शब्द भी अगर आपके अड़ोसी पड़ोसी बच्चे जो जान जाएंगे ना, क्योंकि उनको एक दिशा मिल जाएगी। बाद में तो देखिए वो अंकुरण होता है ना, वो अंकुरण होगा, पौधा बनेगा, फिर वृक्ष बनेगा, फिर वट वृक्ष बनेगा। तो ये आरजेएस ने 5 साल से इसी चीज को, जिसका कि बीजारोपण 2007 में ही हुआ था। आप कल्पना कर लीजिए कि हम लोग देश को सकारात्मक शब्दों को पहुंचाने के लिए कितने लालयित हैं। ये अपने देशवासियों के लिए, हम भारतीय आप भारतीय, नो डिफरेंसेस बिटवीन आई एंड यू। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं। अब इसके लिए कोई साधु संतों को थोड़ी ना चाहिए कि वो आकर ही प्रवचन देंगे तो ही वो चीज सही होगी। ये तो समझने की बात है। अगर जो भी समझ गया तो उसके पास सकारात्मक चीजें पहुंच गई तो उसकी एनर्जी जो है वो अपने आप में बची रहेगी। तो वो उस एनर्जी का इस्तेमाल किसी अच्छे कार्य में करेगा, अपने लक्ष्य को पूरा करने में करेगा। इसमें क्या दिक्कत है? तो ये 2 शब्द अनिरुद्ध महतो जी हमें बोलने का अवसर दे दिया आपने। रविंद्र प्रसाद जी आपने भी अवसर दे दिया। और सुमन कुमारी जी ने तो लाजवाब बहुत कुछ लिखा। और खलील मोहम्मद साहब ने भी अपनी विचार को व्यक्त कर दिया। तो हम लोग, खलील मोहम्मद साहब, ये भारतीय परिवारों का एक राष्ट्रीय आंदोलन है, सकारात्मक भारत आंदोलन। अब महाआंदोलन आपको 1 जनवरी से होगा। उसमें अंग्रेजी नववर्ष और हिंदी नववर्ष, इसके बीच में महाआंदोलन की रूपरेखा तय की गई है। उसके अंतर्गत ढेर सारे चीजें जो है वो किए जाएंगे। यहां पर नववर्ष, अंग्रेजी नववर्ष को लेकर लोग चिढ़ते हैं और भारतीय नववर्ष को कहते हैं। तो इसमें आरजेएस की फिलॉसफी नजर आती है। हम लोग न तो अंग्रेजी नववर्ष को खारिज करें, पूरा वर्ल्ड मानता है, और न अपने भारतीय नववर्ष को। तो 9 संवत्सर होता है और उस दिन तक जो है 9 संवत्सर तक हम लोग मनाएंगे, वो भी 9 वर्ष। 1 जनवरी को भी 9 वर्ष मनाएंगे। हो सकता है राष्ट्रीय वेबिनार करेंगे, अभी आगे इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन 9 वर्ष भी मनाएंगे और भारतीय 9 संवत्सर भी मनाएंगे। हम लोग अपनी अपनी लाइन खींचते रहें। विरोध करने से नकारात्मकता फैलती है और हमारे नई पीढ़ी कंफ्यूज होती है। तो नई पीढ़ी कंफ्यूज ना हो, इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो चीजें थी उसको यहां पर विशेष रूप से लाया गया कि अंबेडकर क्या थे, उसके बारे में हमें सभी, पूरे भारत के अंबेडकर थे। किसी एक कौम के, एक व्यक्ति के, एक समाज के नहीं थे। वो भारत के संविधान निर्माता थे। इसको सभी लोगों को उनके विचारों से, अगर कहते हैं कि पढ़ाई करो, तो वो क्या केवल उन लोगों को कहते हैं? सबको कह रहे हैं, पूरे भारत के लोगों को पढ़ाई कीजिए, संघर्ष कीजिए। उसमें कौन सी दिक्कत है? आप संगठित हो जाइए, क्या दिक्कत है? आप भी संगठित हो, सब लोग संगठित हो। तो इसलिए हमें नफरत नहीं सीखना है, न सिखाना है, बल्कि भेदभाव नहीं। महापुरुषों पे आरजेएस जो है वो भेदभाव नहीं करता है। अब यहां पे चर्चा करना चाहेंगे कि बिहार में ऐसी घटना, हो सकता है आपके पास पहुंची हो, ऐसी घटना हो गई है
कि किसी ने जो अपने प्रथम स्वाधीनता संग्राम के जो सेनानी थे वीर कुंवर सिंह जी, उनको लेकर, और एक और जो अमर शहीद रामफल मंडल जी हैं बिहार के, वो भी शहीद हुए हैं स्वतंत्रता आंदोलन में, उसको लेकर कमेंट किया गया। तुलनात्मक अध्ययन नहीं, महापुरुष जो हैं वो महापुरुष हैं, उसमें तुलना किस बात की? उन्होंने जो काम किया है उसको कहिए। और जिन महापुरुषों ने, जिनके बारे में नहीं जानते हैं, हम लोग वीर कुंवर सिंह के बारे में जानते हैं, वैसे दिल्ली में नहीं जानते थे लोग। तो यहाँ पर कार्यक्रम हुआ था, अपने आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए वीर कुंवर सिंह फाउंडेशन के निर्मल सिंह जी हैं अध्यक्ष, उन्होंने कार्यक्रम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में किया था, संसद मार्ग के पास है वो, उसमें तो बहुत से लोगों को जब कार्यक्रम आप करेंगे तो उससे लोगों को पता चलेगा वीर कुंवर सिंह जी के बारे में। दिल्ली में काफी अच्छा कार्यक्रम किया, और राष्ट्रपति भवन में भी वीर कुंवर सिंह का विजयोत्सव कार्यक्रम मनाया गया। तो वीर कुंवर सिंह के बारे में लोग जानते हैं। अब जिन अमर शहीदों के बारे में नहीं जानते तो हमारी भी जिम्मेदारी है। अगर हम अच्छे पोजीशन पे हैं तो हम और अच्छा, उस हमारे मन में है कि इनको अमर शहीद को जानना चाहिए लोगों को, तो आप कोशिश कीजिए ना। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं ना, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं। तमाम देश के महापुरुषों के नाम पे जो आरजेएस का राष्ट्रीय सम्मान, लगभग 35 अवार्ड घोषित हुए हैं, तो आप समझिए 35 महापुरुषों के बारे में हम लोग चर्चा तो कर रहे हैं ना। तो इसलिए विवाद नहीं होना चाहिए। ये सरकारों को जगाने का मंत्र है, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। ये हम लोग सरकार को जगा रहे हैं। ये मैसेज आप जानते हैं वहां तक पहुंचेगा, बिहार तक पहुंचेगा, कि बिहार के किसी मंत्री के मुंह से ऐसी बात क्यों निकलती है जिसका लोग विरोध कर रहे हैं। उन्होंने तुलना क्यों किया कि उनको जानते हैं, इनको नहीं जानते हैं। ये बड़ी बात है, ये फिलॉसफी है कि हमें महापुरुषों में तुलना नहीं करनी है कि उनको जानते हैं उन महापुरुषों को और इन शहीद को नहीं जानते हैं। भाई अगर नहीं जानते हैं तो हम कोशिश करेंगे ना, और आप मंत्री हैं, आप सरकार में हैं, तो आपकी तो और जिम्मेदारी बढ़ जाती है, आपके पास संसाधन भी हैं। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? तो ये मीडिया को, यहां सकारात्मक पत्रकारिता के बारे में बताना चाहेंगे मित्रों, कि मीडिया नेगेटिव चीजों को ज्यादा दिखाने में रुचि लेता है, वहां नकारात्मक पत्रकारिता से देश की छवि भी खराब होती है, बच्चों तक नकारात्मक चीजें पहुंचती हैं। हम आपको बताते हैं अमर शहीद रामफल मंडल के बारे में, कम लोग जानते हैं, लेकिन इन्होंने शहीद हुए, ये क्या कहानी थी। एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे अमर शहीद रामफल मंडल। 6 अगस्त 1924 को आपका जन्म हुआ और 11 मार्च 1944 को शहीद हुए थे। दिनांक 23 अगस्त 1943 को इन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी दे दी गई थी। और हाँ, इसमें थोड़ा सा ये है, यहाँ पे 11 मार्च, देखिए नेट पर भी जो है 11 मार्च लिखा हुआ है, और यहाँ दिनांक 23 अगस्त 1943 को इन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी दे दिया गया। तो फिर 11 मार्च कैसे हुआ? और इन पर 24 अगस्त 1942 को बाजपट्टी चौक पर सीतामढ़ी में अंग्रेज सरकार के तत्कालीन सीतामढ़ी अनुमंडल अधिकारी हरदीप नारायण सिंह, पुलिस इंस्पेक्टर राममूर्ति झा, हवलदार श्याम सिंह और चपरासी दरवेशी सिंह को गड़ासा से काटकर हत्या करने का आरोप था। और अंग्रेजों को भगाने के लिए ये भी शहीद हो गए, अमर शहीद रामफल मंडल। तो रामफल मंडल के बारे में हम चर्चा करेंगे, लोगों तक ये जानकारी जो है वो पहुंचेगी। तो थोड़ा सा चलते चलते इनके बारे में बता देते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विख्यात जो काकोरी कांड के ठीक 17 साल बाद 9 अगस्त सन 1942 को गांधी जी के आह्वान पर समूचे देश में एक साथ आरंभ हुआ था। और ये भारत को तुरंत आजाद करने के लिए अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक सविनय अवज्ञा आंदोलन था। शहीद रामफल मंडल के नेतृत्व में सीतामढ़ी में भारत छोड़ो आंदोलन उग्र और तेज होता देख आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों द्वारा सीतामढ़ी में गोलीकांड हुआ, जिसमें बच्चे, बूढ़े और औरतों को निशाना बनाया गया। प्रतिक्रिया हुआ, उसका विरोध शुरू हुआ और आंदोलनकारी भीड़ में रामफल मंडल ने गड़ासे से एक ही बार में एसडीओ का सर कलम कर दिया और इंस्पेक्टर को भी मौत के घाट उतार दिया। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। रामफल मंडल के घर में आग लगा दी गई, जमीन को जोत दिया गया, उनके ऊपर 5,000 रुपये उस समय इनाम घोषित किया गया पकड़ने के लिए, और वो भाग गए, फरार हो गए। तो ऐसे थे स्वतंत्रता सेनानी जो हैं, वो भारत की आज़ादी के लिए कहते थे मुझे फांसी भी मंजूर है, आप लोग मेरे परिवार को देखते रहिएगा। इसी बीच जो दफादार शिवधारी कुंवर
को रामफल मंडल के आने की सूचना मिल गई। वो रामफल मंडल का एक मित्र था, वहाँ यहाँ दगाबाजी जो है ना वो हो गया, मुखबिर बन गया वो, और इनाम के लालच में उसने छल से चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर रात में नशा खिला दिया गया। नशे की हालत में जब रामफल मंडल बेहोश हो गए तो अंग्रेजी पुलिस उनका गठीला एवं लंबा शरीर देखकर डर गए। उन्होंने बेहोशी की अवस्था में ही दोनों हाथ एवं पैरों को जंजीरों से बांधकर गिरफ्तार कर लिया। रामफल मंडल को फांसी और अन्य आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। फांसी देने से कुछ मिनट पहले जेलर ने पूछा, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? उन्होंने कहा, मेरी अंतिम इच्छा है कि अंग्रेज हमारे देश को छोड़कर चले जाएं। देखिए, फांसी लगने वाली है, अंतिम इच्छा में कह रहे हैं कि अंग्रेज यहां से चले जाएं और भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कर समस्त भारत को स्वतंत्र कर दे। भादों का महीना, पहला मलमास, दिन रविवार 23 अगस्त 1943 की सुबह भागलपुर सेंट्रल जेल में 19 वर्ष 17 दिन अवस्था में 19 वर्ष 17 दिन में उन्हें फांसी दे दी गई और उन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले लगाया और आज़ाद भारत के निर्माण में अपना नाम शहीदों की सूची में दर्ज कराकर महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ऐसे रामफल मंडल, अमर शहीद रामफल मंडल को हम लोगों को नमन करना चाहिए, याद करना चाहिए। इन शहीदों के बारे में आप लोग भी आरजेएस फैमिली या फेसबुक पे या कहीं भी साझा करेंगे तो इन सब चीज़ों को हम लोगों तक पहुंचाएंगे। अलग अलग राज्यों के लोग जुड़े हुए हैं। ये देश के लिए आप 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा भी समय अगर देते हैं तो ये बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो चुका है। और फेसबुक लाइव आपका मंच है, आपके लिए है, आपका ही है, आपके द्वारा भी है। और आगे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आरजेएस पॉजिटिव मीडिया, आरजेएस वाणी के फेसबुक पेज पर लोगों को लाकर सकारात्मक भारत आंदोलन के बारे में विचार व्यक्त किया जाए। और मैं एवरी संडे 7 बजे, सायं 7 बजे आप लोगों की सेवा में उपस्थित रहूँगा। अब उदय मन्ना को यहीं पे वाणी को विराम देने की अनुमति दीजिए। और जी हाँ, तो आप लोग अगर देख रहे हैं तो अभी भी आपसे निवेदन है कि 2 लाइन आप लिख दें। यहाँ पर सकारात्मक ही लिख दें। सकारात्मक में लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी जय हिंद भी लिख सकते हैं। मैं आपको लिखने का समय दे रहा हूं ताकि वो चीज़ें जो हैं वो लोगों तक पहुंचाई जा सकें, क्योंकि ये तुरंत आरजेएस के कई ग्रुपों में शेयर कर दिया जाएगा। आप भी इसको शेयर कर सकते हैं। अच्छी बातें हैं, अच्छी बातों को शेयर करने में संकोच नहीं होना चाहिए। और अच्छी चीज़ें अगर आप शेयर करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, तो उसका पुण्य कार्य आपको ही मिलेगा। क्योंकि आरजेएस ने तो अपना इतिहास इस रूप में ही बनाया है। 5 साल से सकारात्मक भारत आंदोलन की वर्षगांठ श्रृंखला के अंतर्गत ये कोशिशें तमाम की जा रही हैं। तो आप 2 शब्द अगर यहाँ पे लिखते हैं तो आपकी सकारात्मकता की यहाँ पे पहचान हो जाएगी। क्योंकि सिर्फ देखने से चीज़ें यहाँ पे नहीं आ पाती हैं। जब तक आप लिखेंगे नहीं, कमेंट नहीं करेंगे, और कमेंट का बॉक्स आपके पास है तो आप कमेंट कर सकते हैं, सकारात्मक के बारे में लिख सकते हैं कि क्या ये देश को ज़रूरत है, और आप कुछ साझा करते हैं तो उसको यहाँ पर साझा किया जाएगा। आप कुछ भेजते हैं तो ये आपका ही मंच है। इसी के साथ अपनी वाणी को हम यहाँ विराम देते हैं और जय हिंद, जय भारत। अगले रविवार को आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, 13 दिसंबर को सायं 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एक मुस्कान के साथ।